राम राम, वंदे मातरम। आज मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूँ उत्तर कुंजी, जो हमारा पेपर रविवार को हुआ है। उसी पेपर की उत्तर कुंजी के समक्ष हम बात कर रहे हैं। हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 1 है, जिसमें कहा गया है कि तुलसी ने कलयुग में कल्याण पाने का एकमात्र उपाय क्या बताया है। तुलसीदास जी ने कलयुग के कल्याण में कल्याण पाने का जो उपाय बताया है वह बताया है नाम स्मरण को, यानी उन्होंने नाम स्मरण का सबसे ज्यादा महत्व बताया है कि अगर कलयुग में व्यक्ति अपने आराध्य का नाम स्मरण ही कर लेता है तो वह उसके मुक्ति का मंत्र बन जाता है। एक प्रश्न है क्रमांक 2 में, तुलसीदास जी ने राम से बड़ा क्या बताया है। हम कई बार कुछ जगह सुनते हैं राम से बड़ा राम का नाम, तो यहाँ यह बात भी है। दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर कह रहा है कि उत्तर है राम का नाम, यानी नाम स्मरण का महत्व है तो निश्चित है राम से भी बड़ा किसे बताया गया, राम के नाम का महत्व बताया गया है। प्रश्न है तीसरा कि मेटत कठिन कुंवक भाल, तुलसी ने मस्तक पर लिखे दुर्भाग्य को के लेख को मिटाने वाला किसे बताया है। यहां हम कह सकते हैं कि राम के गुणों को हमारे मस्तक पर जो दुर्भाग्य का लेख लिखा हुआ है उसे मिटाने का माध्यम बताया है। क्रमांक 4 में जब हम देखते हैं तो एक प्रश्न है, मनी धनी के नेह की बनी छनी पट लाज। यहां मनी शब्द का अर्थ क्या है, तो यहां कहा गया है नायिका के आंखों की पुतलियां। नायिका के आंखों की जो पुतलियां हैं उन्हें क्या कहा गया है, मनी शब्द में कहा गया है। और 5वां प्रश्न, ये बिहारी के दोहों से आया प्रश्न है। अपने यहाँ बिहारी सतसई के जो प्रथम 20 दोहे हैं वे सम्मिलित किए गए हैं, उसी में से यह प्रश्न है। 5वां प्रश्न हम देखते हैं, सनी कज्जल चक झख लगन उपजो सुदिन सनेहु। तो कहते हैं कि इस विषय का इसमें किस विषय का वर्णन किया गया है। यहां वर्णन किया गया है ज्योतिष शास्त्र का, यानी बिहारी ने अपने बिहारी सतसई में कहीं कहीं ज्योतिष से संबंधित जो उनका ज्ञान है उसे भी उन्होंने प्रदर्शित किया है। इसलिए यहां उत्तर हमारे सामने है डी फॉर डॉग, ज्योतिष शास्त्र को उन्होंने इसमें लिया है। इनमें छठा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो निश्चित रूप से मिस पॉल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना नहीं है, बाकी सभी रचनाएं फणीश्वर नाथ रेणु की है। छठे प्रश्न में यहां हम अगर देखते हैं, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का हास। नया कहानीकार कथानक को महत्व नहीं देता। यह कथन किसका है, तो ध्यान कीजिए, यहां यह कथन है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। उन्होंने इस बात को कहा है और नई कहानी के जो कहानीकार है उनकी जो आलोचनात्मक बातें कहते हुए उन्होंने इस बात को हमारे सामने साहित्य में रखा है। छठा प्रश्न है, इनमें से जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह नहीं। ध्यान करिएगा, कहानी अलग होती है, कहानी संग्रह अलग होता है। और उसी क्रम में देखते हैं तो यहां से बी फॉर बुक है एथेंस का सत्यार्थी, इनका कहानी संग्रह नहीं है। बाकी छाया, प्रतिध्वनि और आकाश दीप इनके कहानी संग्रह में माने जाते हैं। प्रश्न, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक की बात की जाती है। यहां समानांतर कहानी के अलग अलग आंदोलन चले, उनमें एक कहानी आंदोलन था समानांतर कहानी आंदोलन, और उसे प्रवर्तन करने वाले माने जाते हैं कमलेश्वर। डी फॉर डॉग उत्तर इस प्रश्न का बन रहा है। 10वां प्रश्न, सुमेलित करने का क्रम देखना है, तो हमें ध्यान करना है ऐसे प्रश्नों को पहले हम क्रम के अनुसार युग्मों को मिलाते हुए हल करें ताकि हमारा प्रश्न सही हो सके। तो यहां उत्तर बन रहा है ए फॉर एप्पल, यानी ए का उत्तर है किशोरीलाल गोस्वामी, बी का उत्तर है दुलाई वाली, माधव प्रसाद सप्रे का उत्तर एक टोकरी भर मिट्टी, और रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय। 1 2 3 ये सेम वो का वो क्रम दे दिया गया है। राजा निर्बसियां कहानी किसकी है, राजा निर्बसियां कहानी किसकी है, तो यहां कहते हैं यह कहानी हमारे सामने
एक उत्तर मिल रहा है सी फॉर कैट, और कमलेश्वर की यह कहानी है, उन्होंने इस कहानी की रचना की है। प्रश्न 11वां, जैनेन्द्र की कहानी कौन सी नहीं इनमें से, यानी वह विकल्प चुनना है जो जैनेन्द्र की कहानी नहीं है। तो यहां दर्द की मछली, बी फॉर बुक उत्तर बोल रहा है, यह जैनेन्द्र जी की कहानी नहीं है, बाकी उनकी कहानियां हैं तीनों। और इनमें से जैनेन्द्र की कहानी दर्द की मछली नहीं है। और 13वां प्रश्न है, राजेंद्र यादव की कहानी इनमें से नहीं है। तो यहां राजेंद्र यादव की कहानी का उत्तर ढूंढे तो फौलाद का आकाश राजेंद्र यादव की कहानी नहीं बनती, बाकी कहानियां इनके द्वारा लिखी गई हैं। 14वां प्रश्न, असंगत विकल्प पूछा है, यानी कौन सा विकल्प गलत है। यहां रचना के सामने रचनाकार का हमने नाम दिया है और इसमें ए फॉर एप्पल उत्तर है दूधनाथ सिंह रहीमन धागा प्रेम का, ये इनके द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है और यही विकल्प हमारा उत्तर में हमें देखना है। हम बात करें 15वें प्रश्न की। 15वां प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी, एक पति के नोट्स कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, और इसके उत्तर की जब बात करते हैं तो वह उत्तर है महेंद्र भल्ला, इनके द्वारा लिखी ये कहानी है एक पति के नोट्स, जो हम साहित्य में पढ़ते हैं और आधुनिक काल की ये रचना मानी जाती है। इनमें से पांडेय बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी नहीं, पांडेय बेचन शर्मा हम जानते हैं और उनके द्वारा जो रचना नहीं, कहानी नहीं लिखी है, तो यह है पठार का धीरज। बाकी चिनगारियां, शैतान मंडली, बलात्कार, ये इनकी कहानियां तीनों हैं। 17वां प्रश्न हमारे सामने है कि इनमें से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। तो यहां सुजान भगत की बात करें और बाकी रचनाओं की बात करें तो यहां चॉकलेट जो कहानी है यह इनके द्वारा लिखी नहीं गई। देखिए, कहानी के नाम से ही पता होता है क्योंकि प्रेमचंद जी की कहानियों के नाम ऐसे नहीं थे। तो यहां शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं और सुजान भक्त, ये तीनों इनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है, लेकिन चॉकलेट नाम की इनकी कोई कहानी नहीं है। 18वां प्रश्न देखें, चित्रलेखा उपन्यास किनके द्वारा लिखा गया है। चित्रलेखा उपन्यास के रचनाकार पूछे हैं तो यहां रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा, इसके रचनाकार माने जाते हैं और उन्हीं के द्वारा लिखा गया यह उपन्यास। यहां आपको एक कथन दिया गया है, हम लोग जैसा और बातों में अंग्रेजों की नकल करते हैं, उपन्यास का लिखना भी उन्हीं के दृष्टांत पर हमने सीखा है। यह कथन किन के द्वारा कहा गया है, तो यह कथन कहा गया है बाल कृष्ण भट्ट जी का यह कथन है और उन्होंने ही उपन्यास विधा के बारे में बात करते हुए कहा है। एक उपन्यास है परीक्षा गुरु, जिसे अपने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है और इसका प्रकाशन समय क्या, तो यहां 1882 ईस्वी परीक्षा गुरु का प्रकाशन समय रखा गया है। काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। काल क्रमानुसार का मतलब है उनका प्रकाशन किन किन वर्षों में हुआ और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस क्रम में उसे रखना है। तो यहां अपने पास उत्तर आता है डी फॉर डॉग, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, इस क्रम से इनका प्रकाशन हुआ है। और 21वां प्रश्न के बाद 22वां, भिखारिणी और मां उपन्यास किसके हैं। दो उपन्यास हैं, एक तो भिखारिणी और दूसरा उपन्यास मां। इनके रचनाकार की बात की गई है तो यहां नाम दिया है विश्वंभर शर्मा कौशिक, कौशिक इनका उपनाम माना गया है। 23वां प्रश्न, इनमें से बाबू देवकी नंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। यहां हम देखते हैं कि कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं लिखेंगी, जासूसी उपन्यास, इस तरह के अय्यारी के उपन्यास, उनमें इन्हें गिना जाता है। तो यहां खत्री जी का उपन्यास नहीं है तो वह है लीलावती। खत्री जी का उपन्यास लीलावती नहीं माना गया है। बाकी चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, कहा जाता है कि चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने उस समय हिंदी सीखी थी और चूंकि ये हिंदी में लिखे, उस समय उर्दू पढ़ने वाले लोग ज्यादा थे और इन उपन्यासों की हिंदी इतनी प्रसिद्धि थी कि लोगों ने इन्हें पढ़ने के लिए हिंदी सीख ली थी। इसीलिए हम लीलावती उपन्यास को कहते हैं कि इनके द्वारा लिखा उपन्यास नहीं है। अंग्रेज राज, सुख राज, सुख साज सजे सब भारी,
पैधन विदेश चली जात यह अति खबारी। ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहां यह पंक्ति भारतेंदु जी के द्वारा लिखी गई है। इनके नाम से विशेषतः भारतेंदु युग अपने मानते हैं कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग से इनका एक विशेष युग भी अपने पढ़ते हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इस तरह से ये। तो भारतेंदु जी ने यह पंक्ति कही है। और 25वां हमारो उत्तम भारत देश, यह कविता किन की है? तो यहां ध्यान कीजिएगा, इनमें से यहां राधाचरण गोस्वामी रचनाकार हैं जिनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। 25वां प्रश्न हो गया है। हम बात करें 26वें प्रश्न की। इनमें से भारतेंदु की रचना नहीं है। भारतेंदु जी के द्वारा जो साहित्य रचना की गई, और इनमें से एक रचना ऐसी जो भारतेंदु की नहीं है। तो यहां कहते हैं लालित्य लहरी भारतेंदु जी की रचना नहीं है। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, विनय प्रेम पचासा, ये इनके द्वारा लिखी रचनाएं हैं। एक प्रश्न 27वां, ब्राह्मण पत्र के संपादक। हम जानते हैं कि भारतेंदु मंडल के अधिकांश जो लेखक थे वे किसी न किसी पत्र के संपादक रहे हैं। तो ब्राह्मण पत्र था, उसके संपादक कौन थे? तो यहां प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वे ब्राह्मण पत्र के संपादक रहे हैं। उन्हीं के द्वारा इस पत्र का संपादन होता था। और इनमें से बद्री नारायण चौधरी, जिनका उपनाम क्या था? प्रेम घन, उनकी रचना कौन सी नहीं है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन के बारे में पूछा है। तो यहां मन की लहर एक उत्तर है, सी फॉर कैट, यह इनकी रचना नहीं मानी जाती। बाकी जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक, हर्षोदर्श, यह इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। 29वां प्रश्न, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किसे जाता है? हम जानते हैं कि हमारे यहां हिंदी साहित्य को अलग दिशा की तरफ ले जाने की अगर बात की गई तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को एक विशेष दिशा देने वाले जो माने जाते हैं तो वे भारतेंदु जी ही माने जाते हैं। उनके बाद हम बात करते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का दूसरा स्थान आता है। उन्होंने हिंदी को परिष्कृत किया और नई रूप में उन्हें प्रस्तुत किया। इनके आने के बाद यानी भारतेंदु के बाद जो द्विवेदी युग माना जाता है वहां हिंदी गद्य और पद्य दोनों में आने लगी थी। लेकिन भारतेंदु तक गद्य की भाषा तो हिंदी थी और पद्य की भाषा ब्रज ही रही थी। इस क्रम से इसे हम सीख सकते हैं। 30वां प्रश्न है, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अपन इसमें देखते हैं कि यहाँ श्लेष अलंकार भी हम कई बार पढ़ते हैं। तो पंक्ति किसके द्वारा लिखी है? तो यह मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है। और उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में ये प्रसाद शब्द का प्रयोग किया है अपने संदर्भ में तो, और तुलसीदास जी के संदर्भ में ये प्रश्न महावीर शब्द का प्रयोग किया है हनुमान जी के बारे में। इसीलिए उत्तर बनता है डी फॉर डॉग। हम ध्यान दें, ये क्रम जो हम बात कर रहे हैं यह आपके प्रश्न पत्र के अनुसार हम क्रम दे रहे हैं और उत्तर कुंजी के अनुसार अपन बात कर रहे हैं। हमारे पास 31वां प्रश्न है और प्रश्न कहता है, क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की काली मां को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। यह रचना, यह पंक्तियां किस रचना से ली गई है? तो ध्यान करें, भारत भारती से ये रचना, ये पंक्तियां ली गई हैं। भारत भारती बहुत प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। कथन कहें कि काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, वही बात प्रकाशन के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप देखिए डी फॉर डॉग उत्तर बनता है। पहले भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा और फिर द्वापर। ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं और इन रचनाओं को क्रम देते हुए हमने इसका उत्तर लिया है, डी फॉर डॉग उत्तर लिया है। 33वां प्रश्न, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह बात हम देखते हैं तो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह है नाथुराम शर्मा शंकर, इनके द्वारा लिखी गई यह पंक्ति है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो सी फॉर कैट है, माता, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, ये इनकी तीनों रचनाएं मानी जाती हैं। 35वां, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो ध्यान कीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना की बात की जा रही है और उसमें कहते हैं कि यह
जो मृण्मयी है, बी फॉर बुक, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। 36वां प्रश्न कहता है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। ये तो बहुत प्रसिद्ध रचना है, कई बार अपन इसे एक शब्द शक्ति में भी देखते हैं, वहां अपने को ध्यान आता है कि इस शब्द शक्ति की पहचान के कारण कहते हैं कि यह किसकी रचना है। तो किस रचना से ली गई है, तो यह यशोधरा से ली गई है। यशोधरा में ये पंक्ति आती है और उसमें हम शब्द शक्ति की बात भी कई बार पढ़ते हैं। इनमें से हरिओद की रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हरिओद उनका उपनाम था और इस कारण से कहते हैं कि उनकी रचना कौन सी नहीं है। तो यहां ध्यान कीजिएगा, देवदूत, बी फॉर बुक उत्तर है, यह हरिओद जी की रचना नहीं है। 37 प्रश्न हो गए हैं। 38वां प्रश्न कहता है इनमें से रामचरित उपाध्याय की रचना कौन सी? रामचरित उपाध्याय प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी रचना नहीं है। तो यहां कहते हैं करुण कादम्बिनी, यह इनकी रचना नहीं है। बाकी ध्यान कीजिएगा, राष्ट्र भारती, रामचरित चिंतामणि, देव सभा, ये तीनों रामचरित उपाध्याय की रचना मानी जाती है। 40वां प्रश्न कहता है काल क्रमानुसार फिर व्यवस्थित करना है और इन रचनाओं को काल क्रम में ले जाते हैं। तो यहां उत्तर आता है सी फॉर कैट, पहले मिलन का प्रकाशन, फिर पथिक का, फिर मानसी और फिर स्वप्न का प्रकाशन हुआ और यही इनका सही कालक्रम रखा गया है। द्विवेदी मंडल का कवि नहीं है। ध्यान कीजिएगा, यहां भारतेंदु युग में भारतेंदु के मंडल के अलग कवि माने गए हैं और द्विवेदी मंडल के कवि अलग माने गए हैं। तो द्विवेदी मंडल के कवि नहीं है, उनके बारे में कहते हैं। तो यहां हमें एक उत्तर मिल रहा है बाल कृष्ण भट्ट। भट्ट जी भारतेंदु मंडल के कवि माने गए हैं, द्विवेदी मंडल के कवि नहीं माने गए हैं। प्रश्न है 41, दिनकर को किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाश पुरस्कार मिला? रामधारी सिंह दिनकर, कौन सी रचना है जिस पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? और इसका उत्तर बनता है डी फॉर डॉग, यानी उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न बनता है हल्दी घाटी एवं जौहर रचना किसकी है? हल्दी घाटी एवं जौहर रचना किसकी है? तो यहां श्याम नारायण पांडे जी इसके रचनाकार माने गए हैं और प्रश्न का उत्तर भी ए फॉर एप्पल हम देख सकते हैं। 43वां प्रश्न अरुण यह मधुमय देश हमारा, बहुत प्रसिद्ध रचना है। और एक बात आपको बताऊं कि जो नाटक लिखे गए, जो उपन्यास लिखे गए, उनमें से ये पंक्तियां उठती हैं और ये गीत है। तो उसी अनुसार यह गीत है, कहां से लिया गया या ये किन की पंक्ति है? दो प्रश्न इसमें बनते हैं। तो यहां प्रश्न बना पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो निश्चित रूप से उत्तर हमारे पास है जयशंकर प्रसाद जी, इनके द्वारा रचना लिखी गई और उसी से यह पंक्ति उठी है। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है। तो यहां सूर्यकांत त्रिपाठी जिन अपना रचना संसार हमारे सामने रखा और उनमें से जो रचना नहीं है, तो यहां कानन कुसुम, यह निराला जी की रचना नहीं है। बाकी अनामिका, परिमल, तुलसीदास इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अब हमारे पास 45वां प्रश्न आता है। 45वें प्रश्न में कहते हैं कि काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। काल क्रम का मतलब है वही प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो यहां डी फॉर डॉग बनता है, पहले झरना का प्रकाशन हुआ, फिर आंसू का, फिर लहर का और फिर कामायनी का प्रकाशन अंत में माना जाता है। और 46 नंबर प्रश्न कहता है सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। पंत जी, सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है? तो जो उत्तर है वह ए फॉर एप्पल है, यानी आराधना पंत जी की रचना नहीं है। बाकी ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, इसमें हलंत लगना चाहिए, हलंत नहीं लगा है, हलंत रखना चाहिए, नहीं तो शब्द अशुद्ध हो जाएगा। बाकी ए फॉर एप्पल इसका उत्तर बन रहा है। पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? यह जो रचना है किस सन में प्रकाशित हुई? तो ध्यान कीजिएगा 1928 इसका प्रकाशन वर्ष माना गया है और इसी वर्ष इसका प्रकाशन हुआ। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना नहीं है, यानी कोई एक रचना ऐसी है जो महर्षि अरविंद दर्शन से प्रभावित नहीं है। और यहां इसमें बात करें तो युगांत जो है वो इससे प्रभावित नहीं है।
स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, ये तीनों रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। एक बहुत सी प्रसिद्ध पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। देखिए स्त्रीलिंग शब्द है बदली, और आपके पास उत्तर जो बनते हैं उसमें मात्र एक कवियत्री हैं और उनका ही यह उत्तर है। महादेवी वर्मा के लिए उत्तर माना जाता है। कहते हैं इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। बच्चन जी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं और हालावाद के प्रवर्तक माने गए हैं, और इसी कारण से कहते हैं इनकी रचना कौन सी नहीं है। तो निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, बंगाल का काल इनकी रचनाएं हैं। लेकिन एक जो ए फॉर एप्पल में है वो प्रभात फेरी, यह इनकी रचना नहीं है। तो उत्तर हमारे सामने है ए फॉर एप्पल। प्रश्न बनता है इनमें से तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक हम जानते हैं एक एक तार में 7-7 कवि लिए गए थे, और उसमें से कौन से कवि तार सप्तक के नहीं है? तो रांगे राघव जो हैं तार सप्तक के कवि नहीं है। बाकी ये जो 3 कवि, नेमी चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवी, ये तार सप्तक के कवि हैं। 52 प्रश्न है असंगत युग्म, यानी रचनाकार और रचना का युग दिया गया है, इनमें से असंगत है तो नरेश मेहता ओ अप्रस्तुत मन, यह असंगत है। बाकी सारे मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, गिरिजा कुमार माथुर, नशा और निर्माण, ये रचनाएं उनकी है। हम प्रवेश कर रहे हैं 53 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न कहता है इनमें से रांगे राघव की रचना नहीं है। रांगे राघव की रचना यानी रांगे राघव जी ने किस रचना की रचना नहीं की थी? तो डी फॉर डॉग जो है हिल्लौल, ये राघव जी की, रांगे राघव जी की रचना नहीं है। बाकी अजय खंडर, मेधावी और राह के दीप इनकी रचनाएं हैं। इनमें से केदारनाथ अग्रवाल की रचना कौन सी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल प्रसिद्ध कवि, और उनकी रचना कौन सी नहीं है? तो युग धारा, ए फॉर एप्पल उत्तर है, वो इनकी रचना नहीं है। युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। 55 धर्मवीर भारती की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहां ध्यान कीजिएगा, हम उत्तर अगर देखते हैं तो प्रार्थना पुरुष जो है इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं इनकी है। 56 नंबर प्रश्न की तरफ चलें तो इनमें से कुंवर नारायण की रचना कौन सी नहीं है? कुंवर नारायण जी प्रसिद्ध कवि हुए हैं हिंदी के, और इनका जो उत्तर बनता है वह बनता है बांस का पुल। बांस का पुल यह इनकी रचना नहीं है। परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये इनकी रचनाएं हैं, और बांस का पुल इनकी रचना नहीं है। इनमें से अज्ञेय की रचना कौन सी नहीं है? अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, उनकी रचना कौन सी नहीं है? तो ध्यान कीजिएगा, यहां एक डी फॉर डॉग उत्तर है। असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, ये तो इनकी रचनाएं हैं। लेकिन मंजीर जो है अज्ञेय की रचना नहीं है। 58 नंबर प्रश्न कहता है मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी रचना इनमें से कौन सी है? तो यहां हम कह सकते हैं कामायनी एक पुनर्विचार, यह इनकी रचना मानी गई है। बाकी इनकी रचनाएं नहीं है। हम पढ़ते हैं तो अलग अलग रचनाकार इसमें मिल जाते हैं। दुख, एक थोड़ा सा इसे क्रम को मैं छोटा कर दूं, आपको ज्ञान हो जाएगा। लीजिए, दुख सबको मांझता है और चाहे सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु सबको मांझता है, उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। यह पंक्ति किन की है? तो इसमें बात आती है उत्तर की, तो उत्तर बनता है अज्ञेय जी ने ही यह बात कही है, और सी फॉर कैट इसका उत्तर बन रहा है। बहुत बड़ी एक कथन की बात आई है, और वो कथन आप देखते हैं तो किसके द्वारा कहा गया है? तो स्वाभाविक बात है कि ऐसे कथन कई बार अपने सोचते हैं कि शुक्ल जी कहते हैं, लेकिन ध्यान कीजिएगा कुछ अन्य हिंदी साहित्य इतिहासकार हुए हैं, उनके द्वारा भी समय अपनी रचनाओं में कहीं कहीं कथन मिलते हैं। तो यह कथन यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया है, और उन्होंने कहा प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थी। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा, भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है,
और इसीलिए यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उत्तर मानिएगा। शुक्ल जी अधिकतर हिंदी साहित्य के जो रचनाकार है उनके बारे में अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में कथन कहते हैं, क्योंकि वे आलोचक की दृष्टि से साहित्य इतिहास लिखे हैं, इसलिए ध्यान कीजिएगा। शुक्ल जी के बहुत कथन मिलते हैं, लेकिन कुछ कथन हमें नगेंद्र जी के मिलते हैं, कुछ कथन हमें यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी मिलते हैं। तो यह कथन द्विवेदी जी का है। 61 नंबर प्रश्न की बात करें, काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये रचनाएं जो उपन्यास हैं ये सारे के सारे हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी के, लेकिन प्रकाशन वर्ष के अनुसार बात करें तो निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान, यह क्रम इसका बनता है। डी फॉर डॉग। 62 नंबर प्रश्न, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास नहीं है, बाकी 3 तो है उनके, लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा है? गढ़कुंडार। बाकी वैशाली की नगर वधू, मंदिर की नर्तकी, आलमगीर, ये इनकी रचनाएं हैं, बाकी इनकी एक रचना नहीं है, गढ़कुंडार। भगवती चरण वर्णा का उपन्यास नहीं है, बाकी तो इनके हैं, लेकिन एक उपन्यास इनका नहीं है, और वह कौन सा है? शतरंज के मोहरे, सी फॉर कैट उत्तर बनता है। यह है भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं माना जाता। इनमें से कृष्णा सोबती का उपन्यास नहीं, 3 तो कृष्णा सोबती जी के हैं, एक उपन्यास उनका नहीं है, और वह है सोया हुआ जल। बाकी जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, ए लड़की, ये तो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, लेकिन सोया जल इनका उपन्यास नहीं है। मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा नहीं है? मृदुला गर्ग जी बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हुई हैं, और इनमें से उनका जो उपन्यास हम देखते हैं कि डी फॉर डॉग, अपना मोर्चा, यह इनका उपन्यास नहीं है। असंगत नहीं है, यानी 3 तो असंगत है और एक संगत है, तो उसे कहते हैं ए फॉर एप्पल। नासिरा शर्मा, 7 नदियां एक समंदर, ये इनकी रचना है, बाकी सारे के सारे असंगत हैं। मन्नू भंडारी का उपन्यास नहीं है, 3 तो हैं, एक नहीं है। महाभोज, आपका बंची, 1 इंच मुस्कान और कयाप, ये 4 हमें उत्तर दिए हैं, और इनमें से उत्तर मिल रहा है, 4 प्रश्न विकल्प दिए हैं, क्षमा करें, और उत्तर बन रहा है कयाप। ये इनका उपन्यास नहीं है भंडारी जी का। बात करें हम, इनमें से राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है। राही मासूम रजा बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार हुए हैं, और उत्तर अगर कहेंगे तो उत्तर है रुकोगी नहीं राधिका, यह इसका उत्तर बनता है। बी फॉर बुक। हम चलते हैं 69 नंबर, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास नहीं है। आंचलिक उपन्यासकार माने जाते हैं, और आप जानते हैं कि पहला आंचलिक उपन्यास भी इनका ही रहा है। और आंचलिक उपन्यास की बात करें तो इनका उपन्यास कौन सा नहीं है? तो कहते हैं परती कथा, मेला आंचल, जुलूस, ये तो है इनके उपन्यास, और नहीं है तो कौन सा नहीं है? पुनर्नवा, इनका उपन्यास नहीं माना जाता। प्रश्न क्रमांक 70, असंगत युग्म, 3 युग्म सही है, 1 युग्म गलत है, और वह कौन सा है? तो उत्तर बनता है डी फॉर डॉग, रांगे राघव, अपने अपने अजनबी, यह विकल्प यानी युग्म गलत युग्म है, बाकी युग्म सही है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, यह किसकी उत्पत्ति? बहुत प्रसिद्ध है, अपन जानते हैं कि यह कथन किनका है? यह भरत मुनि जी का है, और इस सूत्र के अनुसार ही फिर रस की व्याख्या की गई है। मीमांसा दर्शन किसमें है? मीमांसा दर्शन के अनुसार जिन्होंने अपनी मत को रखा वह किसके साथ आता है? तो यहां भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन इनमें पाया जाता है। संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक किसने माना है? यहां रस के साधारणीकरण की बात की गई है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, तो 2 शब्द लिए हैं, एक संयोग और एक निष्पत्ति। इस आधार पर भरत मुनि की इस रस सूत्र की व्याख्या की है व्याख्याकारों ने। तो सबने अलग अलग बात कही है, तो यहां व्यंग्य व्यंजक संबंध संयोग का किसने माना है? तो ध्यान कीजिएगा, यहां अभिनव गुप्त हैं, उन्होंने यह व्यंग्य व्यंजक संबंध माना है। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है, इन्होंने योग की मधुमती भूमिका से साधारणीकरण का संबंध जोड़ा है। यानी हम यह करें कि साधारणीकरण पर अलग अलग मत दिए गए हैं, और उनमें से एक मत यह भी है कि सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है,
और इन्होंने योग की मध्यमति भूमिका को इसके साथ साधारणीकरण में जोड़ते हुए उसकी व्याख्या की है। और ये हैं श्याम सुंदर दास, उन्होंने मध्यमति भूमिका को जोड़ा है। कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? कवि जो अनुभूत करता है उसका साधारणीकरण होता है। कवि जब अपनी अनुभूति या अपनी जो चीज वो फील करता है, अनुभव करता है, उसे वो काव्य में लिखता है। लेकिन जब सहृदय या पाठक उसे पढ़ता है तो साधारणीकरण भाव का नहीं होता, कवि के जो है अनुभूति का होता है। यह कथन किन्होंने कहा है? तो यहां बहुत ही प्रसिद्ध कथन यह है डॉक्टर नगेंद्र का। साधारणीकरण के मत में नगेंद्र ने यह बात कही है। अपने पास 76वां प्रश्न आया है, आलंबन और आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना है? ध्यान कीजिए, यह रामचंद्र शुक्ल जी का मत है कि साधारणीकरण किसका होता है? आलंबन या आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। यह शुक्ल जी ने मत दिया, इसलिए बी फॉर बुक उत्तर इसका बना है। असंगत युग्म यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत से रस सिद्धांत की व्याख्या की है और यही बात यहां पर है। तो पहला है भट्ट लोलट, न्याय दर्शन इनका नहीं माना जाता, बाकी सारे कथन विकल्प सही है। रस निष्पत्ति के संबंध में असंगत कथन, रस निष्पत्ति यानी रस की निष्पत्ति किस तरह से होती है, सबने अपनी अपनी जो अलग अलग बातें कही हैं, उसमें असंगत मत आया है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा भट्टनायक का भोगवाद नहीं है, यह गलत है, इसे अपने उत्तर मानते हैं। और 79 नंबर प्रश्न, रस में संयोग के संबंध को सुमेलित कीजिए। सुमेलित की वही ABCD को मैच करना है और इसमें उत्तर बनता है D फॉर डॉग, यह हमारा उत्तर है। हम बात करें साधारणीकरण विभावादि का होता है। यह भावकत्व व्यापार का प्राण है जिसके द्वारा स्थायी भाव रस रूप में परिणत होता है। साधारणीकरण रस से पूर्व की प्रक्रिया है। यह बात किन्होंने कही है? तो ध्यान कीजिएगा, यह कथन है भट्टनायक का, उन्होंने यह मत दिया है। अब बात करते हैं 81 नंबर प्रश्न। यहां से उत्तर आ जाता है आपके व्याकरण के प्रश्नों का। तो तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष का मतलब यहां आप देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, इन सब भेदों को अपने लेते हैं। तो उत्तर हमारा बनता है क्रमागत। लेकिन ध्यान कीजिएगा, संबंध तत्पुरुष की बात आनी चाहिए जिसमें का, की, लग की विग्रह होना चाहिए। तो अपना C फॉर कैट उत्तर है, क्योंकि क्रम को आगत ऐसा आना चाहिए और ये कर्म तत्पुरुष हो गया। प्रश्न है कि सही समास विग्रह है। सही समास विग्रह किसमें सही समास विग्रह है का मतलब बाकियों में तो गलत है, एक में सही है। तो उत्तर C फॉर कैट है। नगर सेठ का नगर में सेठ नहीं होता, नगर का सेठ है। पत्रोत्तर का पत्र का उत्तर होता है। विभागाध्यक्ष विभाग का अध्यक्ष, ये सही है। घास खुदाई या घास की खुदाई होना चाहिए, ये भी गलत है। हमारा उत्तर बनता है C फॉर कैट, ये सही उत्तर है। जब हम बात करते हैं किस शब्द का विग्रह की कारक चिन्ह से होगा, तो ध्यान रखिएगा उत्तर पद का स्त्रीलिंग ध्यान करना है। उत्तर पद का स्त्रीलिंग यहां है आत्म की हत्या, बी फॉर बुक अपना उत्तर बनता है। उचित विग्रह वाला विकल्प बाकी में तो गलत है, बाकी में तो गलत है, एक में उत्तर सही है। तो यहां उचित विग्रह की बात करें तो वह चंद्र का प्रकाश। यहां आएगा आत्म पर निर्भर, यहां आएगा रक्त का दान, यह आएगा कर्म का योग। ठीक है, इसलिए उत्तर आपका बना चंद्र का प्रकाश। 85 नंबर प्रश्न, सिंहासनारूढ़ का सही विग्रह तो आएगा सिंहासन पर आरूढ़। 85 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अधिकरण तत्पुरुष का यानी में और पर, अधिकरण तत्पुरुष का मतलब में और पर के अनुसार विग्रह लेना है। तो किस विकल्प में नहीं है? तो वन में वास ये आएगा। युद्ध में रत आना चाहिए, ये आप ध्यान कीजिएगा, इसे इस तरह देखिएगा, युद्ध रथ ये आना चाहिए। तो हमारा उत्तर बनेगा जिसे आप कहते हैं दीप की शिखा, ये उत्तर है। बाकी सारे सही हैं। और ये प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, युद्ध रक्त नहीं आएगा, युद्ध में रत आएगा, इसे आप सही मानिएगा। उत्तर सही है, बी फॉर बुक।
बात करें 87 में कारक चिन्ह से कौन सा समस्तुत विग्रह लेगा, तो यहां कला में निपुण, बाकी पर्वत पर आरोहण, देव पर आश्रित, पर आश्रित, ऐसे विग्रह होंगे। 88 नंबर प्रश्न, न्य तत्पुरुष का उदाहरण, तो अकारण न्य तत्पुरुष का उदाहरण है यह भाव में मग्न, वाक का दान, जल पर चलने वाला पूत, ऐसा उत्तर आएगा। लेकिन अकारण यह न्य तत्पुरुष है। बाकी क्रम के अनुसार अपन निम्नलिखित में से मुनि का पर्यायवाची नहीं है, तो ताम्रशिख यह मुर्गे का पर्यायवाची है, मुनि का पर्यायवाची नहीं है। क्रम 90 कहता है किस विकल्प के शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर मुझे लगता है बी फॉर बुक उत्तर है, क्योंकि अर्कजा, सारिका, सुधी ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। बाकी सारे शब्द हमारे यहां पर उत्तर के अनुसार विकल्प अगर देखते हैं तो सही है, और अपना उत्तर बन गया फिर बी फॉर बुक। 91 नंबर प्रश्न पे चले, स्निग्ध, मसृण ये पर्यायवाची किसके हैं, तो ये पर्यायवाची सी फॉर कैट बनना चाहिए। बिल्कुल ये उत्तर है मृदु, मृदु के ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। हरिशालूर, वर्षाभू, स्वातिसुत, इनमें से मेढक का पर्यायवाची नहीं है, मेढक का पर्यायवाची नहीं है, तो स्वातिसुत नहीं है। आगे चले, स्वातिसुत वैसे मोती का पर्यायवाची है, आप ध्यान कीजिएगा। 93 करें, अनुचित युग्म पहचाने। अनुचित युग्म का मतलब पर्यायवाची युग्म देखना है, शब्द के साथ उसके पर्यायवाची सही है क्या, तो मोती, सीपज, मुक्ता सही है, यज्ञ, अभिशव, हाँ ठीक है, उत्तर यह है यज्ञ, हमारा उत्तर यज्ञ बनेगा। बी फॉर बुक हमें उत्तर मानना है। 94 रानी का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां ब्रज रानी नहीं है, क्योंकि यह तो राधा जी का पर्यायवाची है। बाकी उत्तर सही है। राजा का पर्यायवाची है, तो यहां ध्यान कीजिएगा भूपाल राजा का पर्यायवाची है, भूपाल भूमि का पालन करने वाला। 96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं अब। ये पर्यायवाची के संदर्भ में लक्ष्मण का पर्यायवाची नहीं, सौमित्र है, रामानुज है, लखन है, लेकिन शेषशायी नहीं है, ये तो विष्णु जी का पर्यायवाची है, शेषशायी। 97 देखते हैं कि परजन, परजन्य, तो उत्तर है एक तो यहां पर परजन का मतलब शत्रु और परजन्य का मतलब बादल, यह उत्तर अपना बनना चाहिए और यही उत्तर है। परिताप का अर्थ दुख, तो प्रताप का क्या होगा, बिल्कुल सही है, परिताप का अर्थ दुख है, तो प्रताप का दुख का अर्थ क्या होगा, तो हमारे पास उत्तर आना है पराक्रम, प्रसिद्धि नहीं, ध्यान रखना ए फॉर एप्पल उत्तर बनता है, बड़ा, सुंदरता, इस तरह के दो शब्द यूं ढूंढने हैं, तो सी फॉर कैट है, परम और परमा, ये उत्तर बनेगा। 100 में चले, अनुचित युग्म की बात कर रहा है, तो यहां आना चाहिए यह, क्योंकि पता का तो होगा ठिकाना और पत्ता का होगा पत्र, क्रम बदल दिया, उत्तर हमारा सी फॉर कैट है। परिचारक, सेवक, तो प्रचारक क्या होगा, बिल्कुल उत्तर सही है डी, प्रचार करने वाला। 102 में पशु जानवर है, तो पांशु क्या होगा, उत्तर हमारा आना चाहिए रेत, बिल्कुल सही है उत्तर हमारा रेत। प्रथा और प्रथा, हम जानते हैं कि प्रथा कुंती का एक नाम था और प्रथा का मतलब रीति, यह हमारा उत्तर सी फॉर कैट। परीक्षा, इम्तिहान, तो परीक्षा क्या है, उत्तर ए फॉर एप्पल है कीचड़, यह हमारा उत्तर बना। 105 में देखिए अनुभूत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है, अनुभूत का जिसका अनुभव किया गया हो, यह डी फॉर डॉग होना चाहिए, अनुभूत का बिल्कुल सही है, जिसका अनुभव किया गया हो, यह हमारा उत्तर बन गया। आगे देखते हैं 106 नंबर क्रमांक में चले, तो कहते हैं ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान करने वाला, ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान करने वाला, तो हमारा उत्तर बनेगा अनुमान, यह हमारा उत्तर है। 107 में चले असंगत युग्म,
तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत, जो कभी न आया हो, अनागत, जो कम बोलता है, मितभाषी भी कहते हैं, अल्पभाषी भी कहते हैं। यह ए फॉर एप्पल उत्तर है, सदावर्त। यह है सदा से चला आ रहा, सनातन भी कहते हैं, यहां पर ध्यान करना। सबसे छोटी और मध्यम के बीच की अंगुली, सबसे छोटी और मध्यमा के बीच की अंगुली की बात करते हैं तो वह आती है अनामिका, सी फॉर कैट। और फिर आगे चले तो नो, वह जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, बिल्कुल सही है, उत्तर है अजात शत्रु। वाक्यांश के लिए एक शब्द। 10 में चले तो सही युग्म है, बिल्कुल ठीक है। तो यह उत्तर है जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। यहां आयात आता है, यहां आस्तिक आता है, तो उत्तर हमारा डी फॉर डॉग बन गया है। जो आदर करने योग्य हो, वाक्यांश के लिए शब्द आदर करने योग्य, तो उत्तर में ही आया है, देखो आदरणीय, तो उत्तर हमारा डी फॉर डॉग है। 12वां प्रश्न है आदि से लेकर अंत तक अर्थ वाला। तो आद्युपांत, आदि धन उपांत। 13 में कहते हैं कि ईषण का अनेकार्थी है। ईषण का अनेकार्थी पूछा है, तो यहां हम कह सकते हैं कि वासना, सी फॉर कैट उत्तर बना है। ईषण का उत्तर है सी फॉर कैट। किस विकल्प में उल्लास का अनेकार्थी है? उल्लास, उल्लास का अनेकार्थी बात करें तो प्रकाश है, उल्लास का अनेकार्थी प्रकाश। 15वां प्रश्न किस विकल्प में कंद का अनेकार्थी है? कंद का अनेकार्थी यहां पर बी फॉर बुक होना चाहिए, मिश्री। जी हां, बी फॉर बुक हमारा उत्तर मिला है, यही उत्तर मानना है। और 16 रिभुक्ष का अनेकार्थी शब्द कौन सा है? रिभुक्ष, रिभुक्ष का अनेकार्थी शब्द है स्वर्ग। यह है हमारा बी फॉर बुक उत्तर मिला। और क्रम, क्षत्रिय, यम, चील, ये अनेकार्थी किसके हैं? तो ये कंक है ना, इसके अनेकार्थी हैं कंक। बात करें कली का अनेकार्थी शब्द क्या है? कली का अनेकार्थी शब्द तो गेहूं, शिव, हाथी। जी, शिव है उत्तर, कली का अनेकार्थी शिव। 19 नंबर कणिका का अनेकार्थी। कणिका का अनेकार्थी अंगुली भी है, कनिष्ठिका भी है, रुधिरांश भी है, लेकिन प्रक्रिया नहीं है। जी हां, उत्तर हमारा सही है, प्रक्रिया इसका उत्तर नहीं है। और 20वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न जल, तांबा, ये अनेकार्थी किसके हैं? और अंतिम प्रश्न और इसका उत्तर भी हमारा सी फॉर कैट। तो निश्चित रूप से आपने अपनी उत्तर कुंजी मिलान कर ली होगी। पुनः आपके सम्मुख इसी प्रक्रिया में कभी ना कभी आपके प्रश्न पत्र के हल लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक मुझे दे अनुमति। राम राम। हाँ जी, राम राम सारा ने। तो आप आ गया मनोविज्ञान का सवाल लेके, विषय का सवाल थे सारा कर लिया होगा आप मिला लिया 120 सवाल। अब आप अगर सवाल 121 लेंगे और 150 तक, ठीक है। तो पहली एक बात तो मैं थाना बता दूं कि अपना जो फर्स्ट ग्रेड को पेपर है में सवाल आएगा 150, ठीक है, टोटल सवाल। तो इससे पहले क्या था कि 120 सवाल सब्जेक्ट के और 30 सवाल आते थे मनोविज्ञान के। लेकिन जो पिछली भर्ती हुई है उसमें क्या हुआ है कि यहाँ तो कर दिए 130 और यहाँ कर दिए 20, यानी अब जो पिछली भर्ती है उसमें रेशो रहा है 130 और 20 का। तो हो सकता है कि आश्रम में जो भी अगला बड़ा पेपर हो उसमें आपको मनोविज्ञान के 20 ही सवाल देखने को मिले। आज वाले पेपर में वो 30 सवाल है, ठीक है। तो एक बात तो आज ध्यान रख लियो, पहली भी अपन मानसिक रूप में पहले तैयार रहना है तो उसके अगली भर्ती में 20 आ जाए, 22 आ जाए, 25 आ जाए, 30 आ जाए, क्योंकि बोर्ड की तरफ से ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं दिया है। यानी इससे पहले भर्ती 2018 में उसमें तो वर्गीकरण था कि 120 सवाल आपसे विषय के पूछे जाएंगे, 30 सवाल मनोविज्ञान के। पिछली जो भर्ती हुई है उसमें आरपीएससी ने कोई वर्गीकरण नहीं दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। तो आत होगी सवाल आने की बात। अब आप पकड़ा उत्तर, ठीक है, थरतावड़ हो रही होगी, गुरुजी उत्तर बता दिया और फिर मैं देख लिया। तो पहला सवाल क्या है, ये मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परिभाषा है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में ये जिसका संबंध मानव कल्याण से और मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य की ये परिभाषा किसने दी है? कुल मिला के आपको परिभाषा याद करनी है और ये परिभाषा दी है क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो आदमी लुगाई या दोनों ध्यान हो। तो क्रो एंड क्रो स्किनर, यानी परिभाषाओं का ऐसा है कि 20-30 परिभाषाएं हैं, वो एक साथ आप लिख लो और सारी
बार बार पढ़ते जाओ, बस यही सॉल्यूशन है, बाकी कोई शॉर्टकट है नहीं इसका। तो ये मानसिक स्वास्थ्य, ये फर्स्ट ग्रेड में एक टॉपिक लगता है अलग से, बाकी रीट पात्रता या सेकंड ग्रेड में सीधे तौर पे जो टॉपिक है वो नहीं देखने को मिलता। तो मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ की परिभाषा है सीधी सी कि जिसका संबंध किससे है, मानव कल्याण से। और ये परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने दी है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान परिषद की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये संस्था काम करती है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित और इसकी स्थापना हुई थी 1908 के अंदर। तो ये भी एक डाटा है, आपको सीधा सा याद रखना है कि जो परिषद है उसकी स्थापना कब हुई। अगला सवाल क्या रहा है, निम्न में से किस मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का कार्य क्या है, यानी मेंटल हेल्थ जो साइंस है उसका क्या काम है ये पूछ रहा है। तो मानसिक रोगों का उपचार करना, ठीक है, ये रोगों का उपचार करना है, उनसे रक्षा करना भी है, मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, या उल्टा कह दे कि रोगों से रक्षा करना, शरीर को बचाना, ये भी बात है, और मानसिक रोगों की रोकथाम करना। कुल मिला के तीनों ही बात आ गई। तो उपरोक्त सभी उत्तर हो गया इसका। ठीक बात। अगला सवाल देख लेते हैं। ये फिर एक परिभाषा पूछी है शायद कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य। यानी मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, जो माहौल है, वातावरण है, उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना है, एडजस्टमेंट करना है, सामंजस्य करना। तो वातावरण के साथ क्या करना है, सामंजस्य। तो इस परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा दी है लेडले ने। ठीक है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, लेडले के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। तो वातावरण के साथ एडजस्ट करना, और उससे पहले था मानव कल्याण। तो आपको एक कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा परिभाषा में से, पूरी परिभाषा एज इट इज याद करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल क्या करें, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का गुण नहीं है। एक तो ये बात ध्यान रख लेना भी, अगर आपसे वो पूछ रहा है क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। पहले आपने गोड़ो कर लिया उठाए भी, नहीं है पूछने लग रही है या है पूछने लग रही है। तो पहला क्या है, आत्म मूल्यांकन की क्षमता। तो अपन ऐसे देख लेते हैं कि ये मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति का ये गुण होता है। ठीक है, निर्णय शक्ति का अभाव नहीं होता भी, निर्णय शक्ति की क्षमता पाई जाती है मानसिक स्वस्थ व्यक्ति में। जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण, ये होता है, यथार्थ मतलब रियल, वास्तविक, और संवेगात्मक परिपक्वता, तो ये भी इसमें पाई जाती है। वो पूछ रहा है कौन सा नहीं पाया जाता, तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, कि निर्णय शक्ति का अभाव होता है। तो ऐसा मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति में नहीं होता। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति होगा वो क्या कर सकता है, निर्णय लेने की क्षमता उसमें पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है इसके बाद में। सवाल नंबर जो भी है 126 नंबर है ना, कि मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने वाला सामाजिक कारक नहीं है। यानी सामाजिक कारक कौन सा है ये बताना है अपने को। सामाजिक कारक नहीं है, ये भी ध्यान रखना, नहीं है क्या पूछ रहा है। तो अमीर गरीब की भावना है ना, अमीर गरीब की भावना। फिर है परस्पर सहयोग तथा स्वतंत्रता का अभाव, परस्पर ईर्ष्या, द्वंद्व, कलह। और ये पूछ रहा है कि सामाजिक कारक कौन से नहीं है। तो ऊपर वाले तीनों ही सामाजिक कारक हैं। अमीर गरीब की भावना समाज में होगी कि ये गरीब है ये अमीर है। परस्पर सहयोग, समाज में रहकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और स्वतंत्रता का अभाव। परस्पर ईर्ष्या, द्वंद्व और कलह, ये भी समाज में होगा, एक दूसरे से ईर्ष्या करना है ना, आजकल का व्यंग हो गया और मेरा सिलेक्शन को नहीं हुई, और तो कुल मिला के एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वंद्व करते हैं, कलह होता है, जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा होता है। नैतिक आदर्श, ये सामाजिक कारक में नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये पूछा कैसे, सामाजिक कारक नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा नैतिक आदर्श। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। समायोजन के फलस्वरूप प्रसन्नता होती है क्योंकि इससे संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाता है। समायोजन के संदर्भ में उक्त परिभाषा। तो उससे पहले जो सवाल आए थे वो मानसिक स्वास्थ्य के थे, मेंटल हेल्थ के सवाल थे। अब जो सवाल आ रहे हैं वो एडजस्टमेंट के, समायोजन के हैं। तो इसमें ये परिभाषा है समायोजन की कि इसमें क्या होता है, संवेगात्मक द्वंद्व और तनाव दूर हो जाता है। ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा है कुप्पुस्वामी की। ठीक है, तो परिभाषाएं आपको एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी भाई। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्या है, इससे सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्या कौन सी है इसकी बात कर रहा है। तो पहला क्या है, स्थानांतरण या प्रमोशन से संबंधित, पहला। उसके बाद में है संवेगात्मक समायोजन से संबंधित समस्या, फिर है लैंगिक समायोजन से संबंधित, और फिर है घर परिवार से संबंधित। तो सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्या कौन सी हो जाएगी, घर परिवार समाज, ये तो आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इसने पूछा है कौन सा सामाजिक पूछिए इसने। तो सामाजिक मतलब अपना घर है, फिर उसके बाद में परिवार है, फिर समाज आएगा, तो ये इससे संबंधित हो जाएगी। निम्न में से कौन सा समायोजन में बाधक तत्व है, यानी एडजस्टमेंट में क्या पैदा करता है,
बाधा उत्पन्न करता है, ऐसा कारक कौन सा है ये पूछ रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद या संघर्ष ये होता है, टेंशन तनाव भी होती है, भगनासा या कुंठा अंग्रेजी में जिसे फ्रस्ट्रेशन कहते हैं ये भी होती है। कुल मिला के उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। यानी समायोजन में बाधक कौन से हैं, तो ये सारे तत्व ही समायोजन में बाधक होते हैं। अगला सवाल है, जब व्यक्ति समय परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो वह असफल हो जाता है, तो वह शिकार हो जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है, यानी जो वो चाहता है वैसा अगर वो नहीं कर पाता है तो वो किसका शिकार हो जाएगा, दबाव का, तनाव का, बगनाशा का, द्वंद या संघर्ष का। तो ध्यान रखना उस व्यक्ति में तनाव की स्थिति आ जाएगी, वो किस में आ जाएगा, टेंशन में। कहने का मतलब हम जो भी काम करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो काम हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो एक टेंशन आ जाती है ना। अपन कहते सीधा सा पूछते यार बिल के बाद आज की टेंशन होगी तरह, टेंशन मतलब तनाव की स्थिति में आ जाएगा वो। तो ये शब्द अलग टॉपिक के रूप में छोटे छोटे हैं, इनमें हल्का हल्का सब में फर्क रहता है कि स्ट्रेस, दबाव एक अलग स्थिति है, तनाव एक अलग स्थिति है, भगनासा या कुंठा अलग है, द्वंद या संघर्ष। तो ये जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टेंशन यानी तनाव। चलिए अगला सवाल, निम्न में से किसने तस्वीर कुंठा परीक्षण PFT का निर्माण किया है। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन को मापने में नाम आता है। PFT का पूरा नाम हो जाएगा पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ये रोजनविग ने दिया था। इसमें कुल मिला के 24 कार्ड होते हैं और इन 24 कार्डों में 12 कार्ड होते हैं वो मेल के लिए होते हैं और 12 ही कार्ड किसके लिए होते हैं, फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है, ये भगनासा या कुंठा को मापने में काम आता है। इसमें लिखा हुआ ना कुंठा, कुंठा को फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। पिछले सवाल में अपने इसका देखा होगा, ये देखो भगनासा या कुंठा, अंग्रेजी में लिखा हुआ फ्रस्ट्रेशन, तो इधर क्या लिखा हुआ है PFT, P का मतलब पिक्चर, चित्र। ठीक है, तो हिंदी अगर और के यहाँ तस्वीर को चित्र भी तो लिख सकते हैं, पिक्चर चित्र कुंठा परीक्षण। तो टी का टेस्ट है तो ऐसा भी कह सकते हैं, तो इसने रोजनविग इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है, अंतर्द्वंद के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोगात्मक अध्ययनों का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो ये एक तथ्यात्मक सी बात है, आप इसका नाम ध्यान रखना, AR लूरिया के द्वारा ऐसा किया गया था। अंतर्द्वंद, अभी जब हमने देखा द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट। अगला सवाल क्या कह रहा है, जब व्यक्ति के सामने दो धनात्मक, कितने, दो धनात्मक और दो ऋणात्मक, मतलब दो की बात हो रही है, दो पॉजिटिव है और दो ही नेगेटिव है, तो दोहरा देख लो, इसमें कोई हो जाएगा दोहरा उपागम परिहार। उपागम परिहार ये कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, यानी संघर्ष को लेकर ये होता है। संघर्ष की अगर बात करें तो जैसे एक होता है अप्रोच अप्रोच, एक होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस, और एक होता है अप्रोच अवॉइडेंस। ठीक है, मुख्य रूप से 3 पार्टों में बांट लेते हैं। उसके बाद में हम कह सकते हैं जो मल्टी अप्रोच और मल्टी अवॉइडेंस की बात आती है। ठीक है, तो इसके बाद में अप्रोच अप्रोच का मतलब जहां एक दोनों धनात्मक होंगे, अवॉइडेंस अवॉइडेंस जहां दोनों ऋणात्मक होंगे, और अप्रोच अवॉइडेंस एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है कि दो धनात्मक है और दो ही ऋणात्मक है। तो धनात्मक की बात करेंगे तो उपागम लिखेंगे और ऋणात्मक की बात करेंगे तो क्या लिख देंगे, परिहार लिख देंगे। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक होता तो उपागम परिहार हो जाता, दोनों ही धनात्मक होते तो उपागम उपागम हो जाता, और दोनों ही अगर ऋणात्मक होते तो परिहार परिहार हो जाता। ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा सा ज़्यादा ठीक रहता है। श्रेष्ठता की कामना समायोजन का आधार है, उक्त कथन किसका है। ये परिभाषा है कि श्रेष्ठता की कामना समायोजन का आधार है, ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये परिभाषा एडलर ने दी है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, एडलर के द्वारा। कुल मिला के ये किसकी परिभाषा है, समायोजन की एक परिभाषा दी गई है। अपने को समायोजन की परिभाषा के बारे में देखना है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, सीधा से याद रखने वाली बात है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं भी, कौन सा तरीका पूछा है उसने, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड कौन सा है। तो कुल मिला के प्रत्यक्ष तरीके 4 होते हैं, किसके लिए, तनाव, तनाव दे सकता है, दबाव दे सकता है, कई सब लिख देता है ना, या समायोजन के लिए भी पूछ सकता है आपसे। तो प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष कौन सा है नहीं पूछ रहा, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। तो बाधाओं को नष्ट करना ये तो प्रत्यक्ष तरीका होता है, विश्लेषण और निर्णय ये भी प्रत्यक्ष होता है, तारतम्य स्थापित करना ये प्रत्यक्ष तरीका नहीं है, अन्य मार्ग खोजना या कार्य विधि में परिवर्तन करना ये भी प्रत्यक्ष तरीका होता है। इसने पूछा है प्रत्यक्ष कौन सा नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा सी, तारतम्य या तारतम्यकरण बोलते हैं जिसको, ये वाला है इसमें। तो ये अप्रत्यक्ष तरीका है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष में 4 ही होते हैं। पहला कौन सा होता है, बाधाओं को
नष्ट करना। अगर बाधाओं को नष्ट नहीं कर पाते तो पहला ये होता है। दूसरा है अन्य मार्ग अपनाना, ये कर लो। और अन्य मार्ग भी ना अपना पाओ तो क्या कर लो, तीसरा है लक्ष्य प्रतिस्थापन। तीसरा कौन सा होता है, लक्ष्य प्रतिस्थापन। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी लक्ष्य बदल लो आप। और चौथा और अंतिम क्या हो जाएगा, विश्लेषण, एनालिसिस करो और फिर निर्णय ले लो। तो ये नंबर 4 ये आ जाएगा। तो ये 4 ही प्रत्यक्ष तरीके होते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी होंगे अप्रत्यक्ष तरीके होंगे। अगला, यहां से भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, ये सारे अप्रत्यक्ष तरीके हैं, जैसे विस्थापन, प्रतिगमन, समन, प्रक्षेपण। तो इसमें एग्जाम्पल देके आपसे पूछेगा कि कौन सा है इसमें। जैसे कष्टदायक आवेगों और स्मृतियों को जानबूझकर चेतन अस्वीकृति या निष्कासन कहलाता है। जानबूझकर चेतन अस्वीकृति मतलब जानबूझकर चेतन मन से निकाल देना है उसको, तो ये क्या कहलाएगा, सुप्रेशन कहलाता है। ये समन, दो से बताते हैं, एक समन आता है, एक दमन आता है। तो ध्यान रखना, समन और दमन में इतना फर्क है कि दमन में तो होता है अपने आप कोई चीज अचेतन में चली जाती है, और समन में होता है जानबूझकर उसे अचेतन में भेजा जाता है। जबकि कई किताबों में इसको उल्टा लिखा रहता है। तो दमन का मतलब हो गया, दमन का मतलब हम इतिहास से जोड़ देते हैं कि फलाने आक्रमणकारी का इसने दमन कर दिया, तो वो दमन दबाने वाला है। यहाँ दमन का मतलब है टाइम के अनुसार कोई चीज़ अचेतन में चली जाती है। और ये समन का मतलब होता है जानबूझकर। लेकिन कई बार क्या होता है, जानबूझकर भी दिया होता है सवाल में और ऑप्शन में समन भी नहीं होता, तब हमें दमन ही करना है फिर। ठीक है, तो ये बात भी अपने को ध्यान में रखकर चल रही है। तो ये बाकी सारी बात आगे आ जाएंगी, प्रतिस्थापन और ये क्या है। अभी के लिए उत्तर ध्यान रखना, समन हो जाएगा इसका। एक वैश्य का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, यानी एक बड़ो आदमी है वो टब्बर की तरह रोन लाग रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये समायोजन की कौन सी युक्ति है तो अप्रत्यक्ष सॉरी, लेकिन इनमें भी कौन सी है, तो ये हो जाएगा प्रतिगमन, यानी रिग्रेशन। प्रतिगमन का मतलब होता है बचपन में लौटना। मान लो कोई, अब आपके जितना बड़ा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाला आदमी और अंगूठा चूस रहा हो, ठीक है, तो छोटे बच्चे का जो है वो व्यवहार है ऐसा, तो एक वयस्क मनुष्य वैसा नहीं करता है। एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे की तरह रोने लग जाए तो वो भी प्रतिगमन, बचपन में लौटना। ठीक है, या कोई आदमी था ना बचपन की बातें बढ़ाने लगा, मैं छोटा हूँ तो मैं यहाँ कर दूँ और बियाँ कर दूँ, तो मतलब वो भी क्या है, वो अपने बचपन में लौट गया, अपने अतीत में लौट गया। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई छात्र अध्यापक को पसंद नहीं करता है, ठीक है, कोई टाबर है वो फालतू नहीं, मालूम मैंने कोई पसंद नहीं करे, तो मास्टर ने क्या पसंद कौन कर रहा, मास्टर है वो कोई नहीं, फालतू को, और उसकी कक्षा में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उसकी कक्षा में नहीं आता, मन नहीं लगता, मतलब इसलिए तो नहीं आता, और कक्षा परिवर्तन करा लेता है, यह किस मानसिक मनोरचना। ठीक है, ये देख लो, मानसिक मनोरचना मतलब बात वही है, वो समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें से क्या हो जाएगा कि बच्चा है वो टीचर से दूर भाग रहा है, एक तरीके से दूर भागना मतलब क्या हो जाएगा इसमें, पृथक्करण, विड्रॉल। इसको प्लायन भी लिख सकते हैं अपन, ये वो क्लास से क्या कर रहा है, प्लायन कर रहा है, क्लास ही बदल दी उसने। कहने का मतलब जब आप किसी से दूर भागने जाते हैं, मतलब सास बहू की लड़ाई होगी तो सास बहू के दोनों आप आपका कमरा में बग्गी और आप आपका फोन में व्हाट्सएप देखने लगी, तो कुल मिला के वो एक दूसरे से अलग हुए। मान लो आप दो दोस्त कमरे पे रहते हैं और किसी बात को लेकर भी रोटी राटी बनाने खाते लड़ाई झगड़ होगी कि आज मैं कौन बनाऊँ तेरी बारी, तो वो क्या थोड़ी देर के लिए मान लो एक बंदा बाहर चला गया तो वो उस जगह से प्लान कर गया कुछ समय के लिए ताकि विवाद ज़्यादा ना बढ़े। अगला सवाल क्या है, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों को मूल रूप से कितने भागों में बांटा गया, ये बात हो रही है। ये हमारे सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड में सीधा सा टॉपिक है अभी, संवेगात्मक बुद्धि। हमारे सिलेबस में पूरी बुद्धि नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि सीधा सा सिलेबस में लिखा हुआ है, EI, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो EI के मूल रूप से 2 ही तत्व होते हैं। ठीक है, जो हम बात करते हैं कि हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसमें 2 बुद्धि के प्रकार बताए थे, इंटर और इंट्रापर्सनल, तो वो दोनों ही इसमें आते हैं। तो कुल मिला के यहाँ 2 तत्व कौन से हैं, इंटर और इंट्रापर्सनल, इंटर और इंट्रा, अंतर्व्यक्तिक और अंतराव्यक्तिक, ये वाले हैं बस, अगर नाम भी आपको ध्यान में रखना हो तो। अगला सवाल क्या कह रहा है, डैनियल गोलमैन, संवेगात्मक बुद्धि में एक बहुत बड़ा नाम है डैनियल गोलमैन, इसके द्वारा लिखित संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। इसकी किताब है कि EI व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ठीक है, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। ठीक है, यहां आप EI लिख सकते हो कि EI है यानी संवेगात्मक बुद्धि है वो
आईक्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, बुद्धि लब्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये डैनियल गोलमैन की किताब का नाम है। तो ये पूछ क्या रहा है कि ये इसने कब लिखी थी, ये 1995 में आई थी, 1995 में डैनियल गोलमैन ने इस पे काम किया था। अगला सवाल है संवेगात्मक बुद्धि के योग्यता आधारित प्रतिमान यानी एबिलिटी मॉडल क्या है। तो कुछ मॉडल दिए गए थे, वो जो जिन्होंने सबसे पहले संवेगात्मक बुद्धि की बात की थी, जॉन मेयर और पीटर सेलोवी। तो संवेगात्मक बुद्धि में तीन बहुत बड़े नाम हैं, जॉन मेयर, पीटर सेलोवी। सबसे पहले इन दोनों का नाम आता है, उसके बाद में नाम आता है डैनियल गोलमैन का। ये तीन लोग हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पे बहुत काम किया है, और डैनियल गोलमैन को तो संवेगात्मक बुद्धि का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो एबिलिटी मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है, जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने दिया है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई है। तो बहुत आसान सा सवाल है, 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियों का जिक्र किया है मैकडूगल ने। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, कि ये मानसिक जो आरोग्यता विज्ञान है उसको शुरू किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो इसकी अगर बात करें तो ये शुरू किया गया था बियर्स के द्वारा, CW बियर्स ने इसको शुरू किया है। ये हमने परिभाषा देख ली, हेडफील्ड, लेडले, ये जोन्स, ये सारी मानसिक जो स्वास्थ्य है उसकी परिभाषा के बारे में बात करते हैं। लेकिन इसको शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, CW बियर्स को दिया जाता है। अगले सवाल की बात करें तो IQ का समीकरण किसने विकसित किया सबसे पहले, यानी IQ का जो फॉर्मूला चलता है वो किसने विकसित किया। तो इसमें दो तरीके, जैसे अगर यहाँ बात करें किसने विकसित किया तो टर्मन। भी वर्तमान में जो फॉर्मूला चलता है कि IQ इज इक्वल टू MA/CA × 100, वर्तमान में ये फॉर्मूला चलता है, तो ये टर्मन ने दिया। हालांकि शुरुआत स्टर्न ने की थी, तो स्टर्न ने जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था MA/CA में, मतलब तो ये आधा अधूरा फॉर्मूला है, तो इसको हम नहीं मान सकते। हाँ, ये पूछ लेता कि शुरुआत कहाँ से की, किसने की, तो स्टर्न उत्तर हो जाता। तो अभी के लिए टर्मन इसका आंसर ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि अब जो फॉर्मूला चलता है वो ये वाला है। MA मतलब मेंटल एज और CA मतलब क्रॉनिकल एज, यानी मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु। देखो ये सवाल भी आ जाता है, ऐसे सवाल भी आपको मिल सकते हैं। 20 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, 20 वर्षीय लड़का है, मतलब 20 वर्ष क्या है उसकी क्रॉनिकल एज है, तो IQ पूछ रहे हैं, तो IQ क्या होगा, MA/CA × 100, दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। तो MA कितना है, अब कई बार क्या करते हैं कुछ लोग गड़बड़ कर देते हैं, जैसे इसने पहले तो लिखा है 20 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो ध्यान रखना पहले यहाँ MA लिखा है लेकिन वहाँ मानसिक आयु बाद में लिखी है उसने। MA कितना दे रखा है उसने 16 मेंटल एज, और CA कितना दे रखा है 20, गुणा में क्या करना है 100, तो 20 पंजे कितना है 100 और 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, तो IQ कितना हो गया 80, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सा। ये तो बहुत आसान सवाल। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, बुद्धि का 2 फैक्टर जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है, तो 2 कारक और 3 कारक दोनों ही किसने दिए, स्पीयरमैन ने। 1 कारक किसने दिए, बिने ने। ये यूनिफैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर यानी 1 कारक, ये तो बिने ने दिए। गिलफोर्ड ने बुद्धि का 3D त्रिआयामी सिद्धांत दिया है, तो गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है बुद्धि को लेकर। टर्मन की कोई सिद्धांतों की बात करता ही नहीं है टर्मन, उसने IQ का फॉर्मूला दिया है, और स्पीयरमैन इसका उत्तर हो जाएगा। स्पीयरमैन ने द्विकारक और त्रिकारक दोनों ही स्पीयरमैन के हैं। अगला सवाल, एक विद्यार्थी B.Ed प्रवेश परीक्षा देता है और उसका असफल रहता है, मतलब B.Ed को पेपर दिया या PTT का पेपर हुआ है, मान लो किसी ने दिया और वो फेल हो गया, ठीक है, और वह सबसे कहता है कि अध्यापक बनना ही नहीं चाहता, ठीक है, वो कहे मैं मास्टर बनना ही को नहीं, तो पेपर क्या खातर देने गए, तो मास्टर बनना ही ना होता, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वो इसमें किसमें शामिल होगा, तो इसकी अगर बात करें तो वो ये किसकी बात कर रहा है, युक्तिकरण की। अंग्रेजी में बोलते हैं रैशनलाइजेशन, हिंदी में इसको तार्किकीकरण भी बोल सकते हैं। मतलब किसी भी काम में असफल होने पर वो उसके पीछे एक लॉजिकल जवाब देता है, तार्किक जवाब देता है। जैसे ये क्या कह रहा है कि मुझे तो मास्टर बनना ही नहीं था, वो ये नहीं कह रहा कि मैं फेल हो गया, मेरी कमजोरी थी कि मैं पढ़ा ही नहीं, वो कह रहा है कि मैं तो मास्टर बनना ही नहीं हूँ। तो किसी भी असफलता के पीछे कोई ना कोई तार्किक जवाब देना, तो वो क्या कहलाता है, युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन कहलाता है। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि, ठीक है भी, एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि यानी एक बच्चे का IQ है वो एक टीचर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। शिक्षार्थी की शारीरिक संगठन,
शारीरिक संगठन यानी उसकी बॉडी से अपने क्या मतलब है, कोई मोटा है, कोई ताजा है, कोई पतला है, इससे आईक्यू का कोई लेना देना नहीं। शिक्षार्थी के नैतिक चरित्र का पता लगाने के लिए, यानी उसमें नैतिकता कितनी है, दया का भाव या दूसरे का सहयोग करना कितना नैतिक कितना है, तो ये भी आईक्यू से इसका कोई मतलब नहीं है। शिक्षार्थी के शारीरिक विकृति का ज्ञान होना, तो शारीरिक इधर आ गया, यह विकृति की बात करें, यह संगठन की बात करें, तो शरीर वाला दोनों ही नहीं होगा। शिक्षण कार्य को, ये देखो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षण कार्य को क्या करना है, सफल और प्रभावी बनाने में, तो ये ज़्यादा सही हो गया कि एक टीचर को बच्चे के आईक्यू लेवल का पता होगा तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा, बच्चे को उसके आईक्यू के आधार पे वो पढ़ाएगा, तो शिक्षण कार्य क्या हो जाएगा, सफल और ज़्यादा प्रभावी होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, तो ये समायोजन की युक्ति में एक बच्चा है, उसको मास्टर ने उसको डांट लगा दी, वो घर पे आके क्या अपने बड़े छोटे भाई को डांट लगाता है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वो क्या कर रहा है, प्रतिस्थापन कर रहा है, क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी वो टीचर को तो डांट नहीं सकता, तो घर पे आके क्या करता है, अपने छोटे भाई को डांट लगा रहा है। अगला सवाल क्या है, एक बालक जिसकी मानसिक आयु 14 वर्ष है, वही आएगा। आईक्यू की बात करें, आईक्यू क्या होता है, MA बटा में CA गुणा में 100, ठीक है। अब MA कितना दे रखा है, मानसिक आयु दे रखी है 14 वर्ष, और कालक्रम ये देखो शब्दावली क्या देखिए, CA इसको बोलते हैं, तो ये हो गया 10 और गुणा में क्या लगा हुआ है 100, तो 0 0 काट दो और 14 में 10 गुणों करो, कितना आ जाएगा 140, 140 दे लो घटिया, ठीक है, तो यह हो गया 150 सवाल पूरा अपना। तो ये अपने मनोविज्ञान के 150 सवाल कर लिए, विषय के सवाल आपने पहले ही कर लिए होंगे, तो कुल मिला के आप अपना टोटल कर लीजिए, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।